आईबीपीएस का कैलेंडर आउट हो गया है और हम सभी 2024 की तैयारी पे लग गए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि 2024 हमारा सिलेक्शन ईयर बनने वाला है। बस हमें कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करना है, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है और खुद के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अगर हम मेंटेन करेंगे तो ये 24 का सिलेक्शन हमारा तय है। और 24 के सिलेक्शन से आप ये यकीन मानिए कि जिंदगी के 30-40 साल आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये साल आपको मेहनत करनी बहुत आवश्यक है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क को कौन सी स्ट्रेटजीज के साथ फर्स्ट टाइम पे ही क्लियर कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं आपको आरआरबी के रिगार्डिंग बेसिक फंडामेंटल बता देता हूं और किस तरह से आप आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी 2024 में प्रॉपर कर सकते हैं। डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले पैटर्न को देखते हैं। देखिए, अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं 2024 में, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्स टू मैक्स आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, आरआरबी क्लर्क की मैं बात कर रहा हूं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा। ठीक है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। अगर मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की यहां बात करूं तो आप देख सकते हैं कि दो ही सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। आरआरबी में एक फायदा आपको होता है कि अगर मान लीजिए इंग्लिश आपकी वीक है, आपको लगता है कि इंग्लिश थोड़ी टफ है या मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता हूं, तो आपको यहां पे केवल दो ही सब्जेक्ट दिए जाते हैं, मैथ और रीजनिंग। प्रीलिम्स में आपको मैथ के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल आपको 45 मिनट का यहां पे समय दिया जाता है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके 80 होते हैं। सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ इन बोथ स्टेजेस। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहां पे सेक्शनल कट ऑफ भी होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, तो 80 में से मान लीजिए मैंने कहा कि एटलीस्ट आपको 65 लाना बहुत जरूरी है, तो आपके दोनों सब्जेक्ट मिला के एटलीस्ट 65 होने बहुत आवश्यक है। और मान लीजिए जैसे मैंने कहा मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ अगर 40 क्वेश्चन का है तो एटलीस्ट आपको 10 नंबर जरूर लाना होगा। तो आपके मैथ में मिनिमम 10 नंबर आने चाहिए। या मैं कहूं कि रीजनिंग अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो एटलीस्ट आपके 15 मार्क्स जरूर होने चाहिए। तो आपके मिनिमम जो है वो 15 मार्क्स भी यहां पे आने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ और इसको हम बोलते हैं ओवरऑल कट ऑफ। सही है। अब आ जाइए मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलता है और 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, देन आपका मैथ 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश और हिंदी। देखो यहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है मेंस में, आपको या तो हिंदी आप चूज कर लीजिए या तो इंग्लिश आप चूज कर लीजिए। हिंदी में जो आपका ग्रामर सॉरी इंग्लिश में जो आपका ग्रामर पूछा जाता है, हिंदी में वही आपका व्याकरण फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि हिंदी है तो हम कर ही लेंगे, उतनी भी आसान लैंग्वेज नहीं होती है। हिंदी का भी आपको बेसिक फंडामेंटल जो इसका ग्रामेटिकल पार्ट है, संज्ञा सर्वनाम है ना, या फिर आपकी रीडिंग स्पीड या फिर आ ए ऐ की मात्रा, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जीए में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज में आपके 40 क्वेश्चन जो हैं वो 20 मार्क्स यहां पे होते हैं। किसमें? आरआरबी क्लर्क में। चलिए बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ के रिगार्डिंग। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले। आपकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्स टू मैक्स 30 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे 3 तरह का होता है। आपका प्रीलिम्स होता है, आपका मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। आपको आखिरी में इंटरव्यू भी यहां पे देना है। पैटर्न आपका बिल्कुल सेम जैसे हमने आरआरबी क्लर्क में देखा है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 80 क्वेश्चन हो गए। आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शनल कट ऑफ भी आपका होता है, ओवरऑल कट ऑफ भी आपका दिया जाता है। अगर मैं यहां पे मेंस पैटर्न की बात करूं, अगेन आप लगभग सेम देख रहे होंगे। 2 घंटे का समय है, 200 मार्क्स का आपका पेपर है। रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, देन आपका मैथ्स यहां पे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीए आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और लास्ट में कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके मिलते हैं। आई होप आपको ये फंडामेंटल समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो तरीके हैं, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजी हैं जिससे आप आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। आइए देखते हैं।
सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में डेप्थ आइडिया होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने देखा कि मैथ है, रीजनिंग है, राइट, जीए है, या फिर मैं कहूं इंग्लिश या हिंदी है, जो भी है, इसका आपको बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए कि ओवरऑल सिलेबस हमारा कैसा होता है। जैसे अगर मैं डेप्थ में यहां पे देखूं तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स के सिलेबस में बहुत सारी चीजें जैसे आपने देखी होंगी, 10th का जो टॉपिक है, 10th के टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, टॉपिक वही है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपकी चेंज हो जाती है। क्वेश्चंस को यहां पे देखिए, आपको सबसे पहले स्पीड मैथ्स पे प्रॉपर काम करना है, राइट, ठीक है। स्पीड मैथ्स के ये टॉपिक्स हो गए जिन पे आपको फोकस करना है। इसके बाद आपके जो टॉपिक है, एवरेज हो गया, एजेस हो गए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, SICI। इसके बाद मेंसुरेशन, देन पाइप एंड सिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, ट्रेन प्रॉब्लम, रेशियो प्रपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन। तो डीआई भी आपको यहां पढ़ना है। डीआई अलग अलग फॉर्मेट में आती है, कैस्लेट हो गई, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सारे फॉर्मेट आपको डीआई में मिलते हैं। ये कंप्लीट आपका मैथ्स का पैटर्न है। इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके प्रीलिम्स और मेंस में अलग अलग हो सकते हैं। जहां पे प्रीलिम्स में मैं कहूं थोड़ा आसान आएगा, मेंस में आपका लेवल उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। देखिए रीजनिंग के सिलेबस में हमेशा मैं ये चीज कहता हूं कि अब इसके सेक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक सिटिंग और पजल का पार्ट हो गया। अगर आप गूगल में सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 2-3 सालों में जो पजल और सिटिंग का पैटर्न है एग्जाम में, स्पेशली प्रीलिम्स में, वो मोर देन 50% का हो गया है। मतलब आप ये मानिए कि अगर 100 नंबर का पेपर आपका रीजनिंग का केवल होता तो कम से कम 60 से 65 नंबर आपकी केवल पजल आती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पजल का वेटेज काफी बढ़ गया है और पजल के आपको सारे पैटर्न सीखने पड़ेंगे। आप देखिए, शेड्यूल पजल, टेबुलर पजल, बॉक्स पजल, फ्लोर, मिसलेनियस पजल, फ्लैट फ्लोर पजल, मैट्रिक्स पजल, अनसर्टेन पजल। अनसर्टेन यानी हमें फ्लोर में नंबर ऑफ पीपल नहीं पता, हमें बॉक्स में नंबर ऑफ पीपल नहीं पता, ये वाले पैटर्न। और अगर मैं सिटिंग की बात करूं, देखिए लीनियर सिटिंग हो गई जिसमें सिंगल रो, डबल रो के सवाल आते हैं, सिंगल डायरेक्शन, डबल डायरेक्शन के सवाल आते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ट्रायंगल अरेंजमेंट, अनसर्टेन सिटिंग, ब्लड वाली सिटिंग और मिसलेनियस सिटिंग। ये पैटर्न हमें प्रॉपर सीखना है और मैं आपको यकीन दिला दूं कि आप इस पैटर्न को बहुत अच्छे सीख सकते हैं। आप रीजनिंग के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पे सुबह 10 बजे डेली पजल का सेशन लेता हूं जहां पे मैं मैक्सिमम पजल को ही कवर करता हूं। तो जिस लेवल की पजल, चाहे वो हायर हो या डिफिकल्ट लेवल हो या आसान हो, हर तरह की पजल को हम लोग बेसिक से सीखते हैं। तो आप मुझे सुबह 10 बजे फॉलो करके अपनी रीजनिंग को आसान कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहां पे आपको क्लास की लिंक, पीडीएफ, नोट्स वगैरह और नई नई पजल के टाइप की पीडीएफ सब मैं लगातार देता रहता हूं। सिंपल आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग, अर्पित सर रीजनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल मिल जाएगा। इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करके आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, डाउट्स आप पूछ सकते हैं, सारी चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो सर्च करिएगा अर्पित सर रीजनिंग, आपको टेलीग्राम चैनल प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पजल का टाइप आपको बता दिया। इसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स, इनको भी आप ध्यान दीजिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ये आपका कंप्लीट पैटर्न है रीजनिंग का, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग आपका बना हुआ है। प्रीलिम्स में पजल का वेटेज काफी ज्यादा होता है, मेंस में आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप अगर मुझे रीजनिंग के लिए फॉलो करेंगे तो यस, आप श्योर शॉट हो जाइए कि आपका रीजनिंग बिल्कुल टॉप लेवल तो चला ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं अगर यहां पे बात करूं, जैसे बाकी सब्जेक्ट भी हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। मैंने फिलहाल अभी प्रीलिम्स लेवल पे आपको मैथ और रीजनिंग बताया है। जीए का भी पार्ट है, इंग्लिश का भी पार्ट है, रीजनिंग का भी पार्ट है। उसको आप मेंस जब होगा तो मेंस में हम लोग डिटेल करेंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस और कट ऑफ के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखिए जब जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पहले का हम पेपर देख लें। हमें आइडिया लग जाता है कि पहले एग्जाम ने कैसे पूछा है और इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या हो सकता है जो एग्जाम हमसे पूछे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आरआरबी पीओ का कट ऑफ क्या कहते हैं बताऊं, तो एक एवरेज कट ऑफ मैं यहां पे ले रहा हूं क्योंकि ये स्टेट वाइज होता है। तो मैंने यहां पे एवरेज कट ऑफ ले लिया है। आप देख सकते हैं कि 2023 में जो एवरेज कट ऑफ था वो लगभग 50 से 55 के बीच में था, ठीक है। इसमें जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का भी 50 से 55, आपका जो एससी का यहां पे जो कट ऑफ था वो 45 से 50, एसटी का भी और ओबीसी का भी लगभग
आपका 45 से 50 कट ऑफ किसका गया था? आरआरबी पीओ का। एवरेज कट ऑफ मैं बता रहा हूं, मतलब स्टेट वाइज में नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेम अगर मैं क्लर्क लेवल पे जाऊंगा तो क्लर्क में आप देख सकते हैं कि एक जो एवरेज कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी स्टेट से हो, एटलीस्ट 70 टू 75 आपकी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में भी 70 टू 75, और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ 60 से 65, और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ लगभग 65 से 70 जाने वाला है। पहले गया था एवरेज, इस बार भी आप इतना टारगेट तो अपने लिए आप बना के ही चले, इतना आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे मेंस का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये मैं आपको कुछ स्टेट्स का दिखा रहा हूं, आपको बस आइडिया लेना है कि आपको इसे कैसे 2024 में जो है वो मेंटेन करना है। आरआरबी क्लर्क मेंस का कट ऑफ देखिए, आंध्र प्रदेश का जनरल का 79 गया था, ठीक है। बिहार का 75 गया है, छत्तीसगढ़ का 78 गया है, गुजरात का 74 गया है, हरियाणा का 80 यहां पे गया है, हिमाचल प्रदेश का यहां पे आपका 74 गया है, जम्मू कश्मीर का 71 और झारखंड का यहां पे 74। तो ये इस तरह से आपका कट ऑफ जो है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अगर एवरेज नंबर आप देखें तो लगभग 75 टू 80 के बीच में वेरी कर रहे हैं, मतलब आपका एक टारगेट जो है वो 2024 के लिए एटलीस्ट 80 तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे सेक्शनल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं कि जो आरआरबी पीओ मेंस का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, इसका सेक्शनल कट ऑफ कितना गया था वो भी आप देख लीजिए। रीजनिंग का पेपर 40 मार्क्स होते हैं, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका 10 कट ऑफ मिनिमम था, और अगर आप एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ 6.75। कंप्यूटर 40 मार्क्स थे, जनरल ईडब्ल्यूएस 5.50, एससी एसटी ओबीसी 2.75, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, जनरल और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 2 नंबर और एससी एसटी ओबीसी का कट ऑफ 1 नंबर। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं 6.75, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं 3 मार्क्स। हिंदी 40 क्वेश्चन, जनरल ईडब्ल्यूएस 5.75, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी 2.50। मैथ्स 40 क्वेश्चन टोटल, जनरल ईडब्ल्यूएस 4.75 और एससी एसटी ओबीसी 2.75। ये आपका ओवरऑल कट ऑफ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्मार्ट स्टडी प्लान आपको करना पड़ेगा। आप समझिए कि आपके पास समय है तो आप बेसिक से एटलीस्ट डेली, अगर आप वर्किंग हैं तो कम से कम आपका 2 घंटे 2.5 घंटे का शेड्यूल डेली का बना होना चाहिए। वो या तो अर्ली मॉर्निंग हो सकता है या लेट इवनिंग, एज यू कंफर्टेबल। अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं और अगर आप टाइम दे रहे हैं तो आपका टारगेट यहां पे कम से कम होना चाहिए कि मुझे डेली 4 से 5 घंटे तो स्टडी करना है इनिशियल फेज में। एटलीस्ट आपका 4 से 5 घंटे का फेज होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी प्लान कर लीजिए कि लाइक लेट सपोज, और स्टडी प्लान का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप मुझे 10 बजे फॉलो कर रहे हैं तो 10 बजे अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो 1 घंटे का टाइम आपका ये फिक्स है कि हाँ भाई 1 घंटे मुझे यहां देना है। इस तरह से आपको अपना प्लानिंग करना है कि देखो पहले मुझे ये 2 सब्जेक्ट, मैथ के लिए मैं लेट सपोज रीजनिंग के लिए अर्पित सर को फॉलो कर रहा हूं, मैथ्स के लिए मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, तो 2 घंटे मैंने यहां पे क्लास करी, उसके बाद मुझे रिवीजन करना है, रिवीजन के बाद कॉन्सेप्ट सीखना है, तो वो जो रिवाइज का टाइम है उसको भी आप इन 5 घंटों में जो है वो ऐड करिए और अकॉर्डिंगली बनाइए। अभी आप जितनी अच्छी स्मार्ट स्टडी प्लानिंग करेंगे आपको आगे उतना अच्छा फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आप बेसिक हैं, बिगनर हैं, और अगर आप अभी आप बेसिक लेवल पे हैं, आपको मैथ में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस दे, तो यस आप हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडब्ल्यू की जो वेबसाइट है, पीडब्ल्यू का ऐप है, उसमें आप जाएंगे, बैंकिंग कैटेगरी सर्च करेंगे, हमने यहाँ पे डेडिकेटेड बैच लॉन्च किए हुए हैं, तो आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे फ्रॉम द बेसिक सारी चीजें, चाहे क्लास का कंटेंट हो, क्लास हो, नोट्स हो, पीडीएफ हो, डाउट्स के सेशन हो, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, बहुत वर्थ होता है। बहुत सारे बच्चे सही गाइडेंस करके, क्योंकि देखिए जब आपके अंदर पोटेंशियल होती है, विल पावर होती है, और सही गाइडेंस ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विल पावर भी है, पोटेंशियल भी है और गाइडेंस भी सही है तो आप कर ही ले जाएंगे। और अब आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन तो लगभग एक्यूरेसी में तो तय हो ही जाता है। तो अगर आप खुद से करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की नीड है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए।
टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, अगर आपने स्मार्ट स्टडी प्लान कर लिया, आपने 2 घंटे क्लास कर लिया, 2 घंटे प्रैक्टिस कर लिया, तो आप इसमें कैसे स्पीड पाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन पेपर होता है जो कि स्पीड ओरिएंटेड होता है, यानी आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आप लगातार मॉक देंगे। जितना ज्यादा आप मॉक देंगे, आपको ये पता चलता जाएगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं, कि आप 45 मिनट में टोटल 80 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों स्पीड नहीं बढ़ रही है। ये आपको लाइव मॉक टेस्ट प्रॉपर बताएगा। तो कोई मॉक टेस्ट एक अवेल कर लीजिए, उसको आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर धीरे धीरे सेक्शनल मॉक मतलब सिर्फ इंग्लिश का, सिर्फ जो है वो मैथ का, सिर्फ रीजनिंग का, और धीरे धीरे फिर कंप्लीट मॉक आप देना स्टार्ट करिए। आपको अपने लेवल में इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, वीक एरियाज को आपको फोकस करना है। अब देखिए, मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या है? मॉक टेस्ट देने का मतलब यह है कि जब हम कोई लाइव, जैसे क्या होता है कि नेट प्रैक्टिस आप कितनी कर लो, पर मेन मैच में हार गए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो नेट प्रैक्टिस भले आपने अच्छी करी है, लेकिन मेन मैच में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो आपको यह समझना है कि आप कहां गलती कर रहे हैं। आप नेट प्रैक्टिस तो फिर भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मेन मैच में बार बार दिक्कत हो रही है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप मॉक देते हैं और आप एनालिसिस नहीं करते कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। भाई, उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, तो जाके वो इंप्रूव होगा। तो आपका पहला टास्क क्या है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मॉक देना है। और अगर 1 घंटे का मॉक है, तो आप कोशिश करें कि आप 2 घंटे उसको एनालिसिस करने में दें। मतलब प्रॉपर समझें कि इस सवाल में ये गलत हुआ था, ये कौन सा। और आपको मॉक में बेस्ट पार्ट ये है कि सॉल्यूशन मेंशन होता है। तो अगर किसी सवाल में कॉन्सेप्ट आपका गलत हुआ है, तो सॉल्यूशन आप देख लीजिए कि अच्छा, ये मिस्टेक हुई है, इसको मैं दोबारा जो है वो नहीं करने वाला हूं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो ये चीजें भी आपको देखनी जरूरी है। देखिए, शॉर्टकट्स, ऑनलाइन पेपर है और कंपटीशन है। अब ये स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन पेपर है, कंपटीशन है। आपको 45, जैसे मैंने कहा 70 से 75 नंबर अगर कट ऑफ जा रहा है, 80 में से 70 75 कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको स्पीड पे काम करना है। और स्पीड तभी आएगी जब आपके शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई, मैथ में अगर ये सिंप्लीफिकेशन दिया है तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं इसको वैदिक मैथ से जल्दी सॉल्व कर सकता हूं। यानी आपको मैथ आ रही अच्छी बात है, लेकिन स्पीड में भी आनी चाहिए। और स्पीड तभी आएगी जब आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता हो, है ना। आप यहां पे सिंपल के क्या स्क्वायर याद कर सकते हैं, क्यूब वैल्यूज याद कर सकते हैं, वैदिक मैथ्स के फंडे आपके क्लियर होने चाहिए, तो आप अच्छे से मैथ को, रीजनिंग को सॉल्व यहां पे प्रॉपर कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीड और एक्यूरेसी अपने आप में बहुत मैटर करती है। देखो, स्पीड कब आती है? जब आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। बचपन में जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, तो पहले दिन साइकिल पकड़ के सीधे दौड़ाना नहीं स्टार्ट कर देते। आपने देखा होगा, आपके शहर में वो कार सिखाने वाले लोग होते हैं, जिसमें कार के ऊपर लिखा होता है कि कार चलाना सीखें। अब आप मान लीजिए इस उम्र पे आ गए हैं, कार अभी नहीं आ रही, और पहले दिन कार लेके आप निकल जाएंगे, एक्सीडेंट कर देंगे, जाहिर सी बात है। तो आप स्पीड कब पा सकते हैं? जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। एक्यूरेसी मतलब आपको सबसे पहले फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी स्पीड को प्रॉपर पा जाएंगे। ठीक है, और वो तभी पा सकते हैं जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स का नॉलेज, वैदिक मैथ्स, रीजनिंग की शॉर्टकट्स, ये सब आपको आने चाहिए। जब ये आपको आने लगेंगे, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपके जो मॉक हैं उसमें भी मार्क्स आपके बढ़ते हुए आपको खुद स्वयं दिखेंगे, और आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, ये तरीका मैंने फॉलो किया, इससे मुझे ये फायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, प्रैक्टिस। देखो, प्रैक्टिस तो अल्टीमेट है। मतलब आपसे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगले कुछ महीने तपस्या में दे दीजिए अपने आप को। मतलब ये मत समझिए कि आज आपने मैथ्स का एक चैप्टर कर लिया, या रीजनिंग में मेरी क्लास कर ली, 15 पजल की पीडीएफ मैंने आपको दे दी, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, अब मुझे पजल आ रही है। नहीं, एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए, कुछ महीनों की मेहनत आपके जिंदगी के कई साल अच्छे बनाने वाली है। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि मुझे टेम्परेरी प्लेजर, अगर आप टेम्परेरी प्लेजर के पीछे भागेंगे तो आपको परमानेंट पेन होगा, लेकिन टेम्परेरी पेन की तरफ जाएंगे तो आप यकीन मानिए आपको परमानेंट प्लेजर मिलने वाला है। तो अगले कुछ महीने आप कोशिश करें कि बिल्कुल कंसिस्टेंट होके तपस्या की तरह आपको अपनी पढ़ाई करनी है। यार, मुझे प्रैक्टिस तो करना ही है, बेसिक फंडामेंटल कर लिया मुझे अब रिवाइज करना है, मुझे कॉन्सेप्ट को सीखना है, कल से फिर मैं वापस ऐसा करूंगा। आप इसको जितनी बार रिपीट करते जाएंगे, उतनी बार आप इसमें मास्टर होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना सबसे यहां पे आवश्यक पार्ट हो जाता है। ठीक है, एक ये बड़ी अच्छी चीज है जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, और मैं फिर से इस चीज को गाइड करूंगा, प्रिपेयर प्लान टू अटेम्प्ट द एग्जाम। दो चीजें होती हैं,
आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप मॉक दे रहे हैं, मॉक में आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब एक तरीका इसमें फॉलो करिएगा, बहुत सारे बच्चों को मैं ये बोलता हूं, थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे आपको समझ में आएगा कि हो सकता है आपको लगे ये क्या है, लेकिन आपको एक टाइम के बाद रियलाइज होगा कि अरे यार ये बहुत वर्थफुल था, और सिलेक्टेड बच्चों का एक्सपीरियंस है कि हाँ सर ये चीजें बहुत काम आई हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि डेली मुझे 8 बजे, लेट सपोज सुबह 8 बजे एक मॉक देना है। आप कभी एग्जाम सेंटर गए हैं? शायद नहीं गए हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए अगर एग्जाम सेंटर में आपका 8 बजे एग्जाम होता है या 9 बजे एग्जाम होता है, तो वो 8 बजे ही आपको सबसे पहले एंट्री करवा देते हैं, और वहां पे आपको एटलीस्ट आधे घंटे तो कंप्यूटर के सामने बैठना ही होता है। वो आधे घंटे बैठना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपको किसी से बात नहीं करनी है, माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, पेशेंस के साथ आपको चुप रहना है, उसके बाद आपको मॉक देना है या वो आपको कंप्लीट पेपर देना है। आपको आधे घंटे में बैठने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट आप कोशिश करें 7:45 या फिर 7:50 में उस सीट में बैठ जाइए जहां पे बैठ के आप मॉक देने वाले हैं। और अगले 10 मिनट कोई शोर शराबा नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप उस स्क्रीन का वेट करेंगे जो आपके लैपटॉप के सामने है, और आप कोशिश करिए 10 मिनट जो है वो चुपचाप बैठे रहिए, और जैसे ही 8 बजे आप तुरंत जो है वो क्लिक करके मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, जो अगर आप घर पे सीख जाएंगे तो आपको इसका फायदा एग्जाम में बहुत होगा। तो ये तरीका थोड़ा घर में वो माहौल बनाइए। आप मानिए कि जो आप मॉक दे रहे हैं वो आपकी 750 रुपए फीस है। भाई घर के मॉक में और एग्जाम सेंटर के मॉक में कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। तो आप यकीन मानिए कि जो आप एक मॉक देते हैं, आप उसको ऐसे रियलाइज करिए कि यही मेरा 750 का फॉर्म है, और आप देखें कि आपके ऐसे कितने 750 वेस्ट हो गए। जब आप इन चीजों की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मुझे और वर्क करने की आवश्यकता है, ऐसे तो मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, फॉर्म भरने में ही पैसे चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो वाला माहौल आप घर पे बनाइए, इसका फायदा आपको बहुत मिलने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको टिप्स बता देता हूं कि अगर आपको मैथ और रीजनिंग स्पेशली फोकस करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं मैथ्स की बात कर लेता हूं। इनिशियल डेज में आपको फोकस करना है कि आपको स्क्वायर कम से कम 40 तक की प्रॉपर आनी चाहिए, आपको क्यूब 20 तक की आनी चाहिए, टेबल आपको 30 तक की आनी चाहिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए, परसेंटेज को टू फ्रैक्शन के कन्वर्जन आपको एटलीस्ट अप टू 1/25 तक आपको आने चाहिए। ठीक है, वैदिक ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, किस लिए? फास्टर कैलकुलेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, पहली चीज आपको यह करना है। कुछ चैप्टर्स जैसे नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, एंड परसेंटेज, इसका बेसिक फंडामेंटल तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो आपके डीआई का पार्ट है, चाहे टेबुलर डीआई हो, बार ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, कैसलेट डीआई हो, मिक्स डीआई हो, ये सब आपको बहुत अच्छे से बेसिक से आना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल हो गया। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में यही कहूंगा कि आपको मैक्स टू मैक्स पजल की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट आपको 2 पजल्स और 2 सिटिंग की प्रैक्टिस डेली करनी है, अलग अलग शेप के, वो चाहे फिर लीनियर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, राइट, वो चाहे इनसाइड आउटसाइड फेस करें, या फिर वो फ्लोर हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, कैलेंडर बेस्ड जिसको हम डे बेस्ड बोलते हैं, मंथ बेस्ड बोलते हैं, ईयर बेस्ड होते हैं। ये वाली पजल को आप एटलीस्ट जो है वो डेली 4 पजल तो सॉल्व करें ही। और आपको मैं फिर कहूंगा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 10 AM के सेशन में मैं 4 पजल नहीं, डेली एटलीस्ट 10 पजल करवाता हूं मैं। तो आप सुबह 10 बजे मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी चैनल पे, बैंकिंग वाला यूट्यूब पे। आप टेलीग्राम पे अर्पित सर रीजनिंग सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी कि 4 नहीं, मैं आपको डेली 10 पजल 1 घंटे के अंदर करवा दूंगा। तो पहली चीज ये। दूसरा, इजियर टॉपिक जो डायरेक्शन है, जैसे इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ये आपके मिसलेनियस पैटर्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीखना पड़ेगा। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक जब आप देते जाएंगे तो आपको अपनी इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो पहले आपने इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया, जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप सेक्शनल मॉक दीजिए इनइक्वालिटी का, उसमें भी आपके नंबर बेहतर होते हैं, तो आप इसको और ज्यादा दें ताकि आप अपनी स्पीड और बेटर वे में यहां पे पा पाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। अब अगर मैं जीए जीके की बात करूं, देखिए जीए जीके इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये मैंने हमेशा बोला है। और देखिए, हमेशा मैं ये कहता हूं कि जब भी आप किसी जीए के टीचर से कहेंगे कि भाई जीए मुझे कैसे पढ़ना है, तो वो यही कहेंगे कि एटलीस्ट सबसे पहले आपको 6 महीने की करंट अफेयर जो है वो प्रॉपर
पता होनी चाहिए। करंट अफेयर में जो भी स्टेट्स की न्यूज है, नेशनल के जो भी अफेयर्स हैं, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, मैगजीन से आपको फोकस रहना है जो कि करंट अफेयर बेस्ड होता है, ताकि आपका लेवल जो है वो डेली बेस पे आपका बढ़ता रहे। ठीक है, इसके अलावा खुद के आप नोट्स बना सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट डेट है, कोई स्पोर्ट्स का गेम हुआ है, राइट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में कुछ नया आया है, इसके आप नोट्स भी बना भी सकते हैं, नोट्स आप पढ़ भी सकते हैं। हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, जो कि बेसिक स्टैटिक पूछा जाता है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको आपको रिवाइज लगातार करते जाना है। बेस्ट पार्ट क्या है कि जीके और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप पीडब्ल्यू की ऐप में जा सकते हैं। इस ऐप में हमने यहां पे स्टडी नोट्स आपको प्रॉपर दिए हुए हैं, है ना, वीडियोस दिए हुए हैं, क्विजेस दिए हुए हैं। तो आप पीडब्ल्यू ऐप में बैंकिंग सर्च करेंगे, उस पर आप इन कंटेंट को प्रॉपर पा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं इंग्लिश को यहां पे जाऊं तो देखिए, इंग्लिश में सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो कुछ बुक्स को आप फॉलो कर लीजिए। जैसे यहां पे रेनन मार्टिन की जो बुक है उसको आप बेसिक से फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लीजिए। इसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्टिकल्स, हिंदू आर्टिकल अगर आप प्रेफर करेंगे तो एडिटोरियल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, तो एडिटोरियल की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एडिटोरियल का यूट्यूब चैनल पे क्लास होता है सुबह 8 बजे। अनुभव गोस्वामी सर इसका बेसिक फंडामेंटल क्लास लेते हैं, तो आप यहां पे चीजों को कर सकते हैं, राइट। ठीक है, ये आपकी वोकैब को इंप्रूव करेगा, रीडिंग स्किल को इंप्रूव करेगा और ग्रामेटिकल पार्ट को भी प्रॉपर यहां पे इंप्रूव करेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्लोज देना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा, जो कि आपकी ग्रामेटिकल चीजों को और वोकैब की चीजों को इंप्रूव करने में ही आपकी मदद करेगा। तो ये भी आपको जरूर से जरूर कर लेना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, देखिए कंप्यूटर सेक्शन आपके एग्जाम में आता है, आप सभी जानते हैं, मेंस में आपका पूछा जाता है। बेसिक इसमें क्या होता है, फंडामेंटल, कंप्यूटर्स के फंडामेंटल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, हार्डवेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, इसके बाद नेटवर्किंग, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग और कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इन सब का आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं यहां पे सिंपल बोलूं तो आपको जनरेशंस, है ना, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट के अलग अलग जो फंक्शंस हैं, अगर आपने इसको पढ़ लिया, और इसके नोट्स हम आपको पीडब्ल्यू ऐप में देते हैं, तो आप पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करके बैंकिंग सेक्शन में जाके मतलब जाएंगे, आपको कंप्यूटर का भी नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा, जो आपको फायदा करेगा। ठीक, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब कई चीजें मैं आपको कहूंगा, कोशिश करें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमर का यूज करें, क्योंकि टाइमर आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे ऑनलाइन पेपर होता है, 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, तो यस, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी स्पीड बहुत आवश्यक है, तो इस चीज को आप फॉलो करिए। वीकली बेसिस पे कोशिश करें फुल लेंथ मॉक दें। अगर आप अभी नए हैं, अभी शुरू से आप तैयारी कर रहे हैं, तो वीकली बेसिस पे दें। थोड़ा लेवल आपका आ गया है तो कोशिश करें 3 दिन में एक बार एटलीस्ट आपको एक फुल लेंथ मॉक तो आपको देना ही चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप कभी ये मत सोचिएगा कि जो आसान क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं बस वही आएंगे। लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आप एक लेवल से अप होकर अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। रैंडम गेसिंग, ये मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी आपका स्कूल कॉलेज नहीं रह गया है, कंपटीशन है, यहां पे एक्यूरेसी आपकी सही नहीं होगी, आप पीछे हो जाएंगे। तो आपको जो परफेक्ट बनता है, प्रॉपर जो आ रहा है, आपको उसी को ट्राई करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और मैं बस यही कहूंगा कि अपने ही स्कोर को आप बीट करते जाइए, राइट। जैसे मान लीजिए अगर आपने अभी मॉक दिया, 80 नंबर का पेपर है, मान लीजिए आपके 50 नंबर ही आए, तो 50 नंबर को एनालाइज कर लीजिए कि 30 नंबर कहां गलत हुआ है। और अगली बार जब आप मॉक देंगे ना प्रॉपर एनालिसिस के बाद, तो आप यकीन मानिए वो 50 का 51 जरूर होगा, वो 51 का 52 जरूर होगा, 52 का 53 जरूर होगा। बस आपको पेशेंस रखना है, जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करिए, आपको अपने नंबर इंप्रूव होते हुए जरूर मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था क्लासरूम प्रोग्राम, हम यहां पे बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक आपको देते हैं। बैंक महाविश्वास पैक क्या है, इसमें 2 साल तक जितने भी अपकमिंग आपकी क्लासेस होने वाली हैं, जो कि कई क्लासेस हो चुकी हैं, कई बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, कई चल रहे हैं, कई आने वाले हैं,
अपकमिंग सारे, चाहे आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरआरबी हो, एलआईसी हो, आरबीआई हो, एनआईएसीएल हो, एफसीआई हो, सिडबी हो, नाबार्ड हो, जिस भी एग्जाम का प्री मेंस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको बैंक महाविश्वास पैक के अंदर मिल जाएगा। इसकी फी यहां पे 3999 है, जो कि 2 साल तक के लिए आपको दी जा रही है। कंप्लीट गाइडेंस का ये क्या कहते हैं आपका पैक है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप इसको अवेल कर लीजिए और अवेल करके फ्रॉम द बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बाकी गाइडेंस, कंटेंट, नोट्स सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कुछ बैचेस के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स का भी मैथ्स का फाउंडेशन बैच लॉन्च हुआ है, इंग्लिश का यहाँ पे बैच लॉन्च हुआ है, एसबीआई क्लर्क मेंस है, देन यहाँ पे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का इंटरव्यू बैच है। ये सारे बैचेस हमने इसके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो जो भी इसके स्टूडेंट हैं वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे अवेल कर रहे हैं। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। मैं फिर कह रहा हूं 2024 आपका सिलेक्शन ईयर है, इसको बना के रहिए और चीजों को फॉलो करिए डिसिप्लिन वे में, स्ट्रिक्ट अनुशासन अपने साथ रखिए। 2024 की मेहनत आपको 2060 तक काम आने वाली है। 2060 तक आप जीवन को अच्छे से जी पाएंगे और रह रह के ये कहेंगे कि अच्छा हुआ 24 में मैंने मेहनत कर ली थी। राइट, खुद पे आप प्राउड करेंगे। तो बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, हार्डवर्क करने की आवश्यकता है, सफल आप जरूर होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।